हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित लघु उत्तरी का पार्ट पहला वीडियो लेकर आया हूं आप सबके लिए। इससे पहले अतुलगी अतुलगी उत्तरी उत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी के मैंने 5 पार्ट वीडियो मैंने आपके लिए दिया है, उसको आप सब लोग अच्छे से पढ़िए। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों, बमशंकर एकेडमी को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट विज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए, इसके घटकों को समझाइए। जैविक घटक क्या होता है, इनके घटकों को संक्षिप्त करिए। 2017 का आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। पारिस्थितिक तंत्र। चलिए दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में जीवधारियों का समूह विभिन्न प्रकार के जीवों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु से मिलकर बनता है। इस तंत्र के अंतर्गत समस्त जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र जल की एक बूंद के समान छोटा भी हो सकता है और एक विशाल समुद्र के समान बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र जंगल या समुद्र, अस्थायी ताजे जल का तालाब या एक खेत, दोनों प्रकार का हो सकता है। संपूर्ण पृथ्वी एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त जीव समुदाय एवं सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। ये अपने लिए समस्त जीवनोपयोगी तत्वों की प्राप्ति वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थलमंडल से करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को संरचना के आधार पर निम्नलिखित दो घटकों में विभाजित किया जाता है। पहला है अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक। अजैविक घटक किसे कहते हैं दोस्तों? पारितंत्र के अजैविक घटक भौतिक वातावरण के मूल कार्बनिक तथा कार्बनिक अवयव हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु। जैसे अकार्बनिक तत्व जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज एवं लवण, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर आदि। कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वसा एवं प्रोटीन। जलवायु जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मृदा, ताप आदि। जैविक घटक किसे कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। पादप जंतु और सूक्ष्म जीव पारितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के प्रयोग करने के आधार पर इन जैविक घटकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। उत्पादक। उत्पादक हरे पौधे, सभी प्रकार के पर्ण रहित युक्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वपोषी अर्थात हरे पौधे में ही होती है, इनको उत्पादक कहते हैं। दूसरा है उपभोक्ता। खाद्य पदार्थों का उपभोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो सीधे ही हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, खरगोश, हिरन, टिड्डा, एफिड, पादप, शुतुकृमियां जैसे हेटेरोडेरा आदि। द्वितीयक उपभोक्ता दोस्तों, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, इसलिए ये जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे जोंक, मेंढक, टोड, छिपकली, बिल्लियां, चिड़िया, भेड़िया, मलेरिया फैलाने वाली मादा मच्छर, एनाफ्लीज आदि। तृतीयक उपभोक्ता दोस्तों, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं मांसाहारी जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे सर्प, बाज, सिंह, बाघ आदि। अपघटक तीसरा पॉइंट था दोस्तों। अपघटक एवं अपृतभोजी। ये परपोषी मृतपोषी जीव मृत पौधों व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। परंतु कुछ जीव मृत पौधे या जंतु का तब तक उपभोग नहीं करते जब तक कि वे छोटे
टुकड़ों या भागों में विभाजित न हो जाए। इन जीवों को अपरदभोजी या अपरदहारी कहते हैं। उदाहरण कवक, फफूंदी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, मृदा, शीतकृमि, केंचुआ, जूलस, स्प्रिंगटेल्स आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? दोस्तों, रक्त का पता सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर 1868 से 1943 नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। कार्ल लैंड ने मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा, ए, बी, ए बी और ओ। रुधिर ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होता है। ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं और एंटीबॉडी कोई नहीं होता। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कोई नहीं होता और एंटीबॉडी में ए और बी होते हैं। एंटीबॉडी, एंटीजन ये प्रोटीन के बने होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और बी, स्मॉल ए और बी। प्रतिजन, एंटीजन ये ग्लाइको प्रोटीन के बनते हैं जो आरबीसी से चिपके रहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए और बी। रुधिरदाता तथा रुधिरग्राही को तालिका को स्पष्ट कीजिए। ए बी सर्वग्राही होता है और ओ सर्वदाता होता है। दोस्तों, सर्वदाता सर्वग्राही रक्त का नाम बताइए। सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप ए बी। रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्त बंद नलिकाओं में बहता है या रक्त नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है। रक्त द्वारा रक्त नलिकाओं पर डाला गया दबाव रक्तदाब कहलाता है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक, हृदय शिथिलन के समय कम होता है। रक्तदाब को दाब अंतर्मापी से मापा जाता है। जैव विकास किसे कहते हैं? दोस्तों, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, परिवर्तन के साथ अवतरण जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है। सजीवों को समष्टि या उनके समूहों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को जैविक विकास कहते हैं। वास्तव में जैव विकास एक समिष्ट आबादी में परिवर्तनों के संकलन के फलस्वरूप बने आगामी जीवों को नई समष्टियों के विकास की प्रक्रिया है। इसी को रूपांतरण के साथ अवतरण भी कहते हैं। दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ के अनुसार वर्तमान में पेड़ पौधे व जंतु सभी समय के साथ सरल संरचना वाले आदिकालीन जीवों में प्राकृतिक व धीमी गति से लगातार होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप विकसित हुए हैं। जीवन की उत्पत्ति ओपेरिन थ्योरी के अनुसार प्रारंभिक कोशिका रूपी सरल आदि जीवों से एक ओर तो जटिल एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ तथा दूसरी ओर इनमें से कुछ ने समूहों में आकर प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति की। इन्हीं प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं के बीच धीरे धीरे श्रम विभाजन का विकास हुआ और यह अलग अलग कार्य करने लगी। इस श्रम विभाजन के फलस्वरूप इनमें कोशिकीय विभेदीकरण हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे शरीर के और अधिक सुचारू संगठन के कारण नई उन्नत श्रेणियों की जीव जातियों का विकास हुआ। इस प्रकार प्रारंभिक निम्नकोटि के सरल जीवों के समय के साथ क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। जैव विकास की परिकल्पनाएं निम्न है। पहला पॉइंट है दोस्तों, जीवों में प्रकृति की बदलती हुई दशाओं के अनुकूल परिवर्तन होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप नए जीव बनते हैं। दूसरा है दोस्तों, आजकल पाए जाने वाले जीव इसी स्वरूप में नहीं बने, अपितु करोड़ों वर्ष पूर्व के पूर्वज सरल संरचना वाले थे। कालांतर में उनकी सरल संरचना में परिवर्तन होते गए और धीरे धीरे अधिक से अधिक जटिल संरचना का विकास होता गया। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रकृति की वातावरणीय दशाएं सदैव बदलती रहती हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जीवों में आदिकाल से ही परिवर्तन होते रहते हैं, आज भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। अतः जैव विकास सतत रूप से होने वाली एक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, नए जीवों तथा नई जातियों की उत्पत्ति जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है जो हजारों वर्षों में पूर्ण होती है। अतः इस प्रकार के जीवों से दूसरों प्रकार के जीवों को बनते देखना संभव नहीं है, किंतु अंतरक्रमण जीवों का पाया जाना इसका समर्थन करता है। अंतिम पॉइंट है दोस्तों, किन्हीं 2 वर्तमान जीवित जातियों की उत्पत्ति कालांतर में
किसी न किसी समय समान पूर्वज से अवश्य हुई होगी। इसे एकवंशीय इतिहास वो कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैव विकास के सिद्धांत के रूप में लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद हुआ। जैव विकास के प्रमाण क्या है? जैव विकास के प्रमाण जीव जातियों में बहुत धीमी गति से विकास होता आ रहा है। जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन ने भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में संबंध दिखाने के अनेक प्रमाण अब तक ज्ञात हुए हैं। पहला है दोस्तों शारीरिक संरचना तथा क्रियाओं के प्रमाण। दूसरा है पहला है शारीरिक संरचना तथा क्रियाओं के प्रमाण। विभिन्न प्रकार के जीवों की शारीरिक संरचना की समानता इस बात की द्योतक है कि वह जीव एक दूसरे संबंधित हैं। विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनाओं में इन समानताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह समानताएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है समरूप या समवृत्ति रचनाएं, दूसरा है समजात रचनाएं। पहला समरूप या समवृत्ति रचनाएं, अलग अलग जीवों के ऐसे अंग जो एक ही प्रकार का कार्य करने के लिए एक जैसे दिखाई देते हैं किंतु उनकी उत्पत्ति में अंतर होता है। समरूप या समवृत्ति अंग कहलाते हैं। अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि किन किन वस्तुओं जंतुओं में पंख होते हैं। आपने देखा होगा कि कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं। क्या ये एक ही वर्ग के प्राणी हैं? क्या इनके पंख मौलिक रूप से समान हैं? ये अंग मौलिक रूप से सामान्य नहीं है परंतु कार्य और संरचना में समान है। दूसरा है समजात रचनाएं। दोस्तों वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल रचना सामान्य होती हैं किंतु उनके कार्यों में अंतर होता है, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे मेढक की अगली टांग, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख तथा मनुष्य के हाथ। उनकी आधारभूत रचना एवं अस्थियां समान हैं। आप जानते हैं कि यह अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं। इन अंगों की उत्पत्ति व रचना में समानता से प्रमाणित होता है कि ये सभी जंतु एक ही प्रकार के पूर्वजों से विकसित हुए हैं। दूसरा है जीवाश्म के प्रमाण। ऐसे अनेक जीव हैं जो कभी हजारों लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवित थे दोस्तों, लेकिन अब नहीं पाए जाते हैं। ऐसे विलुप्त प्राणियों, वनस्पतियों के अवशेष या चट्टानों में दबे हुए मिलते हैं। इन अवशेष चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं दोस्तों। जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है दोस्तों। विज्ञान की यह शाखा अनेक जीवों के विकास का क्रमवार ब्यौरा बताती है जो जैव विकास होने का सीधा एवं ठोस प्रमाण है। दोस्तों जिन जंतुओं तथा पौधों के जीवाश्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं उनके अध्ययन से पता चलता है कि वे आकार एवं स्वरूप में आधुनिक प्राणियों तथा वनस्पतियों से भिन्न हैं। सबसे प्राचीन चट्टानों से मिले सरलतम प्राणियों तथा वनस्पतियों के जीवाश्म तथा इनके बाद बनी चट्टानों में कशेरुकी जंतु, मछलियां, मेढक के जीवाश्म और इनके बाद की चट्टानों में सरीसृप जैसे छिपकली, कछुए, मगरमच्छ तथा डायनासोर के जीवाश्म के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि जैव विकास क्रमिक परिवर्तन से कालांतर में हुआ है। अब आप जान चुके होंगे जीवाश्म क्या है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अवशेषी अंगों से प्रमाण। जंतुओं के शरीर में कुछ ऐसे अंग भी पाए जाते हैं जिनका वर्तमान अवस्था में कोई उपयोग नहीं होता है। वे कार्यविहीन तथा अनावश्यक होते हैं। क्या आप अपने शरीर में इनकी उपस्थिति को जानते हैं? इन्हीं अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं दोस्तों। हमारे कान की पेशियां अवशेषी अंग के रूप में होती हैं। क्या आपके बाह्य कर्ण की पेशियां हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, कुत्ते आदि स्तनधारियों के कान की भांति कार्य कर लेती है? हमारे बाह्य कर्ण की पेशियां विकास के क्रम में अचल हो गए हैं। आपने दर्पण में अपनी आंखों के भीतरी कोनों पर ध्यान दिया होगा। लाल रंग की अर्धचंद्राकार झिल्ली उस निमेषक पटल का अवशेषी अंग है जो मेढक, पक्षियों, बिल्ली, खरगोश आदि में पाई जाती है। तोते को आपने जरूर देखा होगा कि वह जब सोता है पूरी आंख निमेषक पटल से ढक लेता है। हमारी आंखें भी ऊपरी पलक से ढक ली जाती हैं और निमेषक पटल अवशेषी अंग के रूप में आज भी पाया जाता है। इस प्रकार एक समूह के जंतुओं के अवशेषी अंगों का दूसरे समूह के जंतुओं में सुविकसित तथा क्रियाशील होना जैव विकास की पुष्टि करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, डार्विन के मतानुसार जिराफ का विकास बताइए। दोस्तों, डार्विन के अनुसार आदि जिराफों की गर्दन तथा टांगों की लंबाई में विभिन्नता थी। इनकी लंबाई में यह अंतर विभिन्नता के कारण था। ये विभिन्नताएं वंशानुगत थीं। जीवन के संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए और प्राकृतिक वर्ण के परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि होती गई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ समाप्त हो गए। अतः लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवित रहे। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, लैमार्कवाद को समझाइए। दोस्तों, लैमार्कवाद जैव विकास से के प्रचलित सिद्धांत में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। इन्होंने सन 1809 ईस्वी में जैव विकास के बारे में अपने सिद्धांत को फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया। इनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से प्रचलित हुआ। इन्होंने मुख्यतः 4 बातों पर प्रकाश डाला: उपार्जित लक्षणों की वंशागति और जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। तीसरा है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। चौथा है वातावरण का प्रभाव। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको खाद्य श्रृंखला ही समझाया है। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, ये अति लघु का प्रश्न है, इसको जरूर सुन लीजिए। जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य जाल को समझाइए। दोस्तों, फूड वेब खाद्य जाल, आप सब लोग इसको करिएगा। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर। दोस्तों, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में निम्न अंतर हैं। खाद्य श्रृंखला किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करते हैं या दूसरे का आहार बनता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। किसी भी पारितंत्र में विद्यमान अनेक खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतरक्रिया से जो जटिल जाल बनता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आहार श्रृंखला में जीवों की संख्या निश्चित 5 से 6 तक होती है। और खाद्य जाल के दूसरे पॉइंट में किसी खाद्य जाल में अनगिनत जीवधारी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में से किसी जीवधारी का केवल एक निश्चित स्थान होता है। खाद्य जाल में एक जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में भिन्न भिन्न स्थान रख सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इसके तीनों प्रारूपों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के स्वरूप का बोध कुछ हद तक पारिस्थितिक पिरामिड से भी होता है। खाद्य कड़ी का क्रम किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में 5 स्तर से अधिक नहीं होता, क्योंकि खाद्य कड़ी के हर स्तर पर संचित ऊर्जा का अधिक भाग ताप के रूप में वितरित हो जाता है। खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और जैसे जैसे कड़ी के अंत तक पहुंचते हैं उपभोक्ताओं की संख्या कम होती जाती है। इसी क्रम को दर्शाने के लिए 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड्स बनाए गए हैं। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा है जीव द्रव्यमान का पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड मूल उत्पादक तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्याओं का संबंध प्रदर्शित करने वाला आरेख जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। किसी बड़े पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उत्पादकों की संख्या क्रमशः कम होती जाती है। संख्याओं के इस घटते क्रम को पिरामिडों में प्रदर्शित किया गया है। इनमें घास के मैदान तथा फसल, 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की श्रेणी बार संख्याओं के क्रम को दिखाया गया है। मूल उत्पादक की सर्वाधिक संख्या के अनुसार पिरामिड का आधार चौड़ा तथा अंतिम उत्पादक की न्यूनतम संख्या के अनुसार शीर्ष को सबसे कम चौड़ा दिखाया जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जीव द्रव्यमान का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। दोस्तों, एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क द्रव्यमान उसका जीव द्रव्यमान बायोमास कहलाता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के मूल उत्पादक का जीव भार
खाद्य कड़ी के हर क्षेत्र के उपभोक्ता से अधिक होता है। वन में किसी समय भी वृक्षों का जीव द्रव्यमान उस पर आश्रित प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से अधिक होता है, और इस प्रकार द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं का जीव द्रव्यमान सबसे कम होता है। अतः इस क्रम से सीधा पिरामिड बनता है। इसके विपरीत जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मूल उत्पादक, पादक, प्लवक और डाइटम का भार शाकाहारी मछलियों से कम होता है। बड़ी मांसाहारी मछलियां जो शाकाहारी मछलियों को खा जाती हैं का जीव द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जीव संख्या का उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। दोस्तों, किसी वन में मूल उत्पादकों जैसे वृक्षों की संख्या सबसे कम होती है तथा शिखर उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक होती है। एक अकेले वृक्ष पर फल खाने वाले बहुत से पक्षी प्रथम उपभोक्ता होते हैं। प्रत्येक पक्षी के शरीर में अनेक छोटे कीटाणु होते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। इस प्रकार उत्पादक से उपभोक्ताओं की क्रमिक श्रेणी में बढ़ती संख्या से बना पिरामिड उल्टा होता है। अतः इस प्रकार की खाद्य कड़ी वाले जीवधारियों का जीव द्रव्यमान का पिरामिड उल्टा होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। दोस्तों, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा को अपने शरीर द्रव्यमान में रूपांतरित करता है। अतः किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के मूल उत्पादकों में सर्वाधिक ऊर्जा होगी तथा प्रथम द्वितीय श्रेणियों के उपभोक्ताओं में ऊर्जा की मात्रा क्रमशः कम होती जाएगी। अतः ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातु तथा अधातु में अंतर। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, धातु तथा अधातु में अंतर। दोस्तों, धातु में धातु अपारदर्शी होता है, अधातु पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी तीनों होता है। दोस्तों, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। दोस्तों, धातु किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं और दोस्तों अधातु कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न करता। दोस्तों, धातु अधिकतर धातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं हाइड्रोजन के साथ अस्थायी यौगिक बनाती हैं। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक बनाती हैं। दोस्तों, धातु सामान्यतः ठोस होते हैं। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होता है। दोस्तों, धातु अधिक घनत्व तथा उच्च गलनांक वाली होती हैं। दोस्तों, अधातु का गलनांक एवं घनत्व प्रायः कम होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।